HD सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। मेरी सास अपनी बहुओं को मुट्ठी में करके रखना चाहती थी। मेरे ससुर को भी अपनी मुट्ठी में रखा हुआ था। दोनों बेटों को भी अपनी मुट्ठी में रखा हुआ था। माँ के खिलाफ कोई भी आवाज नहीं उठा सकता था। वे जो कहती थी इस घर में वही होता था। वे अपने ससुराल में भी सबको सुनाकर रखा करती थी। उनकी देवरानियां और जेठानियां दोनों ही उनसे बहुत डरती थीं। मेरा नसीब तो ऐसा फूटा कि मैं उनकी बहू बनकर उनके घर में आ गई। फिर क्या था, सुबह सुबह का वक्त था। इस घर में ऐसी कयामत बीत गई थी कि रात में सोने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। लेकिन फिर भी न जाने कैसे मुझे बस 5 मिनट पहले ही नींद आई थी और अभी मेरी आंख भयानक चीखों पर खुली थी। कोई औरत बुरी तरह से चिल्ला रही थी। ऐसे चिल्ला रही थी जैसे उसके ऊपर कयामत आ गई हो। मेरा पति भी उठ गया और उसने कहा कि चलो चलो बाहर चलो, क्योंकि हम पहचान गए थे ये आवाज किसकी है और कहाँ से आ रही थी। जब बाहर गए तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गए। मेरा भी सर चकरा गया। मैं आसमान की तरफ मुंह उठाकर देखने लगी। मेरे दिल से एक ही आवाज निकली कि अल्लाह का इंसाफ बेहतरीन इंसाफ है, क्योंकि इस घर में जो जुल्म हो रहा था ये उसी का नतीजा था। क्योंकि आंगन के अंदर मेरी सास और उनका बेटा एक साथ। ये था कहानी का शीर्षक। अब सुनिए पूरी कहानी। मैं इस घर की जेठानी थी और अब इस घर में मेरी देवरानी आने वाली थी। मेरी सास अपने छोटे बेटे को बहुत ज्यादा प्यार करती थी। घर में बड़ा बेटा था, लेकिन फिर भी वो छोटे बेटे की बड़ी इज्जत किया करती थी, क्योंकि बड़ा बेटा बस उम्र में ही बड़ा हो गया था। कुछ कमाता धमाता नहीं था। जिनकी कमाई अच्छी नहीं होती है वे बड़ा कहाँ होता है। और उनका छोटा बेटा अशफाक बहुत ज्यादा अच्छा कमाई कर रहा था। अब वह शादी करना चाहता था। उसने घर में अब शादी की बात छेड़ दी थी। वह शादी करना चाहता था, लेकिन ये नहीं बताया था कि उसने लड़की भी पसंद कर चुका है। मुझे उस बात पर बहुत गुस्सा आता था। मैं कहती थी जब आप बड़े हैं तो फिर घर की मुखियाई अशफाक के हाथ में क्यों दी गई थी। अशफाक से ही सारे घर के राय मशवरा लिया जाता था। आपको तो कुछ समझा भी नहीं जाता। कल को उसकी पत्नी आएगी तो उसी के सब दीवाने हो जाएंगे। फिर मेरी भी क्या औकात रहेगी। वैसे भी मेरी कोई औकात तो थी नहीं। मेरे पति ने मुझे कहा कि तुम्हें इस सब में पड़ने की जरूरत नहीं है, हम मजबूर हैं, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ से लेकर चला जाता। इस घर में वाकई मेरी कोई इज्जत नहीं थी। मेरी सास के आगे मैं कुछ बोल नहीं सकती थी। अगर बोल भी देती तो मेरा पति मुझे ही बातें सुनाता था और कहता था तुम अगर माँ से पंगा लोगी तो फिर इस घर में कैसे रह सकोगी, और हमने अभी यहीं रहना है। मुझे बहुत गुस्सा आता था। मेरी सास बहुत ही जालिम औरत थी। अगर किसी दिन मैं थोड़ा बहुत काम कम करती तो उस दिन मुझे खाना नहीं देती थी। उससे बड़ा और जुल्म क्या हो सकता था। उससे बड़ी और क्या बात हो सकती थी। काम करेगी तो खाना मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अपने पति को भी नहीं कह सकती थी कि बाहर से कुछ लाकर दे दो। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं होते थे। उसकी नौकरी अच्छी नहीं थी। मुझे तो मेरी सास अपनी पसंद से लेकर आई थी। फिर भी मेरी सास इस तरह की हरकतें कर रही थी। लेकिन जब अशफाक ने खुलेआम बोला कि मैं तो अपनी पसंद से शादी करना चाहता हूँ, लड़की भी पसंद कर ली है, बस आप लोग जाकर मेरी बात करें। उसके घर वाले भी तैयार हैं, वह भी मान गए हैं। बस आप लोगों ने जाकर बात करनी है। तो इस बात पर मेरी सास का मुंह तो फूल गया था, लेकिन क्या कर सकती थी, क्योंकि उनका लाडला बेटा था। जब उन्होंने उसे थोड़ा बहुत मना किया था और कहा था कि तुम क्या कर रहे हो, अरे अपने पसंद की लड़की लाओगे तो तुम्हें उससे नीचे झुककर रहना पड़ेगा। वह कहने लगा अगर मेरी उससे शादी नहीं हुई तो मैं खुदकुशी भी कर लूंगा। मेरी सास परेशान हो गई और मजबूर हो गई और अपने बेटे का रिश्ता उस लड़की के घर लेकर चली गई। लड़की देखने में ज्यादा खूबसूरत तो नहीं थी, मुझसे कम ही खूबसूरत थी, लेकिन अच्छे घर की थी। वह लोग शरीफ थे। घर में उसके सिर्फ एक माँ थी और एक भाई था जो शादीशुदा था। वे लोग ज्यादा अमीर नहीं थे, लेकिन शराफत में बहुत अच्छे थे। सारे मोहल्ले ने कहा कि ये लोग बहुत अच्छे हैं। फिर क्या था, शादी तो हो गई और मेरी देवरानी घर में भी आ गई। उसका नाम हमजा था। मेरी सास उसे अपनी पसंद से तो नहीं लाई थी, इसलिए उसके साथ भी उनका वही व्यवहार था। शुरू में ही सूखे सूखे शिकायतें करने लगी थी कि क्या भाभी मेरे साथ भी ये सब कुछ रोजाना होगा। तो मैंने कहा अभी तो शुरुआत है। उसने कहा कि आपने ये सब कुछ क्यों बर्दाश्त किया। मैंने कहा कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, लेकिन मुझे नहीं लगता था वह बर्दाश्त करने वालों में से थी। उसके मुंह में भी जुबान थे। वे पढ़ी लिखी लड़की थी और फिर पति के पसंद से आई हुई लड़की अपने पति की बड़ी लाडली होती है। शादी को 1 हफ्ता बीता था कि अशफाक अपनी माँ के सामने आकर खड़ा हो गया और कहने लगा कि आपने बिना वजह की बात पर हमजा को क्यों डांटा। अगर एक टाइम के बर्तन नहीं धुलेंगे तो कोई अजाब नहीं आ जाएगा। बर्तन सुबह धुल जाते।
मेरी सास वह बात भूल गई जिस वजह से घर में फसाद बना था, लेकिन इस बात पर हैरान हो गई कि अशफाक कैसे उसके सामने खड़ा होकर बोल रहा था। जितना भी अशफाक अपनी पत्नी के लिए बोलता, उसकी साइड लेने की कोशिश करता, उसके साथ मोहब्बत जताता था, उतना ही मेरी सास को हमजा से बहुत बैर हो गया था। वे लोग एक साथ बैठकर चाय पी लेते थे, खाना भी खा लेते थे, हंस भी लेते थे, बोल भी लेते थे और बाहर भी चले जाते थे। मेरी सास घर में फसाद मचा देती थी। साफ पता चल रहा था कि उन्होंने हमजा को अपना दुश्मन समझ लिया था। मेरे पति ने कहा कि देखो, जितना हमजा के साथ कर रही है ना, इतना तुम्हारे साथ ये सब नहीं किया। मैंने कहा कि हाँ, ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वह अपनी मर्जी से मुझे लेकर आई थी। शायद इसलिए हमजा ने 1 महीने बाद ही खुशखबरी सुना दी कि वो माँ बनने वाली है। अशफाक की नौकरी भी ऐसी जगह पर लग गई थी। अब उसका ज्यादातर वक्त घर पर नहीं गुजरता था। हफ्ते में 3 रातें उसे बाहर ही बितानी पड़ती थी, लेकिन वो मान गया क्योंकि बहुत अच्छे पैसे मिल रहे थे। वह अमीर से अमीर होता जा रहा था। उनके यहाँ औलाद भी होने वाली थी। मेरे पति के हालात भी अच्छे नहीं हो रहे थे और मेरे यहाँ औलाद भी नहीं हो रही थी। मुझे लगा कि हमजा ने खुशखबरी सुनाई है तो मेरी सास उससे खुश हो जाएगी और मुझे बातें सुनाएगी, लेकिन मेरी सास के दिल में हमजा के लिए इतनी नफरत बैठ चुकी थी। उसके प्रेग्नेंट होने पर भी खुश नहीं हुई। बस अपने बेटे के सामने दिखावे के तौर पर कह दिया कि हाँ, अच्छी बात है, इस खानदान का वारिस आएगा। बस उससे ज्यादा उन्होंने कुछ नहीं बोला। जब मैंने ये बात अपने पति को बताई तो उसने कहा कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए, वरना सारा गुस्सा तुम पर निकालती। मैंने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे वैसे भी उन्हें जहाँ पर नीचा दिखाना होता है तो दिखा लेती हैं, लेकिन अब तो हमजा को बख्श देती। उसकी हालत अब ऐसी नहीं है। ये ना हो कि टेंशन की वजह से कुछ और हो जाए। मेरे पति ने कहा कि तुम उनके मामले में ना ही बोलो तो अच्छा रहेगा। और बात यह है कि अशफाक उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है। प्यार तो मैं भी तुमसे बहुत करता हूँ, लेकिन बस थोड़ा मजबूर हूँ। मैंने कहा मुझे आपकी मोहब्बत पर भरोसा है, तभी तो मैं यहाँ पर बैठी हूँ, नहीं तो मैं शायद इस घर से भाग जाती। आपकी माँ ने जो मेरे साथ जुल्म किया है, यहाँ पर कोई भी नहीं टिक सकता। मेरा पति कहता था वे सब जानता है। वे हमेशा मेरा सहारा बनते थे। अशफाक भी अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करता था। इस खानदान के तीनों मर्द अपनी पत्नियों पर जान देते थे, शायद इसलिए उनकी माँ उनको खींच कर रखना चाहती थी। मेरी सास अभी तक जवान थी, हमसे ज्यादा जवान लगती थी। हमें तो टेंशन दे देकर डिप्रेशन का मरीज बना दिया था। मेरा भी देवरानी के साथ अच्छा रिश्ता था। उसकी और मेरी कभी लड़ाई तक नहीं हुई थी, ना ही बहस हुई थी। वह भी मुझे बार बार कहती थी, भाभी हमारी सास ऐसा क्यों करती हैं। मैं कहती थी बस यहाँ तो ऐसे ही होता है, इस घर में यही माहौल है। मैंने उसे बातों ही बातों में कह दिया कि हमारे हालात तो तब अच्छे होंगे जब हम यहाँ से चले जाएंगे। पर वह कहती थी मुझे तो कभी भी इस औरत से छुटकारा नहीं मिलेगा, क्योंकि उनके 2 ही बेटे थे। आप लोग तो हमारे सहारे चले जाओगे, लेकिन हम किसके सहारे जाएंगे। मैंने कहा कि हमने तुमसे ज्यादा बर्दाश्त भी तो किया है। मेरी शादी को 7 साल हो गए थे। 7 साल में मैंने इस औरत को बहुत बर्दाश्त किया, लेकिन मैंने आज तक जवाब नहीं दे पाई। तुम फिर भी जवाब दे लेती हो। कितनी अजीब बात है ना कि इंसान दूसरे के लिए एक ऐसी मुसीबत बन जाता है कि वह उसे अपने घर में भी नहीं रखना चाहते। इंसान को ऐसे नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसका कोई ठिकाना नहीं होता। अपने ही बच्चे उससे दूर भागने लगते हैं। मैं अपने पति से जब भी ये बात कहा वो मुझे लेकर अलग हो जाएगा। उसने कभी ये नहीं कहा था कि मम्मी हमारे साथ रहेगी या कुछ दिनों तक हमारे साथ रह लेगी। वह बस मुझे यहाँ से लेकर निकलना चाहता था। उसकी जेब ही उसे इजाजत नहीं दे रही थी, इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते थे। हमजा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहती थी। एक दिन मैं उसके साथ डॉक्टर के पास चली गई तो डॉक्टर ने कहा कि उनको बहुत ज्यादा डिप्रेशन और टेंशन दिया जा रहा है, शायद इसलिए उनकी प्रेगनेंसी नॉर्मल नहीं है। बहुत हाई रिस्क पर प्रेगनेंसी का मतलब होता है कि बच्चे की जान को कभी भी खतरा हो सकता है, कभी भी कोई भी मसला बन सकता है, अचानक से कुछ भी हो सकता है और आप लोग उनका बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। मैं घर आई। घर में मेरी सास भी सामने बैठी हुई थी, मेरा देवर भी था। मेरे देवर ने पूछा भाभी डॉक्टर ने क्या कहा, तो मैंने सबके सामने डॉक्टर वाली बात बता दी। मैंने कहा डॉक्टर ने कहा है कि इनको बहुत ज्यादा डिप्रेशन दी जा रही है, उनके साथ कोई लड़ाई झगड़ा ना करे, नहीं तो बच्चे की जान को बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है। मेरा देवर परेशान हो गया और मेरी सास वहीं पर बोलने लगी, कौन देता है उसको टेंशन, खुद ही अपने घर वालों की टेंशन लेती रहती है, अपनी बहनों और माँ की मुसीबतें सुनती रहती होगी, हम तो उसे कुछ कहते भी नहीं। मेरी सास ने वहीं पर बोलना शुरू कर दिया और मुझे भी बीच में लपेटने लगी और कहने लगी, तू बड़ी उसकी हमदर्द बन रही है, तुझे कभी भी दी है मैंने टेंशन? हाँ हाँ,
तेरी भी टेंशन की वजह से बच्चे नहीं हो रहे हैं ना, जो 7 सालों से अभी तक तूने कोई खुशखबरी नहीं सुनाई। सच तो ये था, मुझे भी डॉक्टर ने यही कहा था, आपके कुदरत की तरफ से देरी हो रही है। मेरे अंदर कोई समस्या नहीं थी। मेरा देवर ना बैठा होता तो मैं जोर जोर से चिल्लाकर बताती कि ना मेरे अंदर कोई समस्या है और ना ही मेरे पति के अंदर। इस घर के माहौल में समस्या है जो हमें इतनी टेंशन देती है। उसकी वजह से मैं प्रेग्नेंट भी नहीं हो पा रही थी, लेकिन मैं चुप हो गई और मेरे देवर ने भी मेरी तरफ देखा। वह भी समझ गया कि मैं उसका लिहाज कर रही हूँ। उसने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा, अपनी माँ से कहा, डॉक्टर ना तो उसकी कोई रिश्तेदार है ना उसकी माँ है जो उसकी साइड लेगी और आपके खिलाफ बोलेगी। अगर डॉक्टर ने कहा है तो फिर सही में ही यही बात होगी। मैं अपनी पत्नी को 1 महीने के लिए अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। हम लोग घूमने जा रहे हैं। वह तो तीर फेंक कर चला गया। उसके बाद जो मेरी सास की शक्ल बनी, ऐसा लगता था जैसे अभी रो पड़ेंगी। मुझ पर गुस्सा निकालने लगी। मैं भी कमरे में आ गई। मेरा देवर अपनी पत्नी को 15 से 20 दिन के लिए मनाली ले गया। उसको ऑफिस से बोनस मिला हुआ था और छुट्टियां भी मिली हुई थी। वे लोग खूब वहां पर एंजॉय कर रहे थे। मेरी देवरानी थोड़ी थोड़ी देर के बाद वे अपना मोबाइल पर स्टेटस लगाती थी। मेरी सास यहाँ बैठकर जल भूनकर राख हो रही थी। जैसे ही स्टेटस लगाती थी मुझे पता तो चल ही जाता था। वह 2 मिनट के बाद मेरी सास ने भी देख लिया होता था। उसके बाद बाहर या तो कुछ टूटने की आवाज आती थी या फिर वो मुझ पर गुस्सा निकाल रही होती थी। मेरा पति भी कहता था कि मम्मी तो इतनी ज्यादा नफरत कर रही है, कहीं उस लड़की को कोई नुकसान ही ना पहुंचा दे। मैंने कहा कि आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, आपकी मम्मी ऐसी है। तब उसने मुझे एक कहानी सुनाई। उसने कहा कि पहले ये लोग जब ज्वाइंट फैमिली में रहते थे, मेरी माँ की भी देवरानियां जेठानियां थी। वहां पर मम्मी ने अपनी देवरानी का गला दबाने की कोशिश की थी। मैं ये बात सुनकर हैरान रह गई। मैंने कहा कि वाकई में? मेरे पति ने कहा कि हाँ। माँ अचानक से उठी और उनका गला दोनों हाथों से पकड़ लिया। अगर उनको ना रोकते तो शायद वो बड़ी चाची को इस दुनिया से भेज चुकी होती। मैंने कहा कि आपकी मम्मी तो बहुत खतरनाक है, मुझे तो डर लगता है उनसे। कहा कि तुम डरो नहीं, लेकिन जब तक यहाँ पर हो संभल कर रहो, किसी भी बात का जवाब मत देना, क्योंकि उनका गुस्सा हमजा पर है। जब तक वह नहीं आती उनको गुस्सा ही आएगा। ये न हो कि उसका गुस्सा तुम पर निकल जाए। मेरे पति ने हंसना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि आप मजाक कर रहे हैं ना? उन्होंने कहा कि नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तुम डरो नहीं, इतनी भी कोई डरने की बात नहीं है। मैं मर नहीं गया, मैं अभी जिंदा हूँ। मैंने कहा मरने की बातें तो करो मत, अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? वह कहने लगा, मुझे यकीन है जितनी मोहब्बत हम एक दूसरे से करते हैं ना, हमजा और अस्फाक भी एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। मम्मी को उनकी मोहब्बत के बीच में नहीं आना चाहिए। उनका रिश्ता बहुत प्यारा है और खूबसूरत है, उनको उनका रिश्ते के बीच नहीं आना चाहिए। मैंने कहा जी हाँ, ये बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे लगा था कि मेरा पति मजाक कर रहा है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मुझे मेरी सास का ऐसा रूप देखने को भी मिल जाएगा। एक दिन मेरा देवर घर पर नहीं था। उसने कहा वह 2 रातों के बाद आएगा। वैसे तो 1 रात बाहर रहता था, 1 रात आता था, लेकिन अभी उसने कहा कि काम ज्यादा है, अपनी पत्नी से मिलकर गया था। अपनी पत्नी से कहने लगा, कोई बात नहीं, मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगा, परेशान ना होना। पीछे से मेरी सास ने कहा, कोई कुछ नहीं कहता उसको, ऐसे ही आंसू बहाती रहती है। वैसे तो तेरे सामने सारा दिन खुश रहती है, अगर तू कमाएगा नहीं तो उसके नखरे कैसे उठाएगा? सारा घर का ख्याल भी तो रखना है तुझे, तुम परेशान मत होना। वह कहने लगा कि मम्मी आप ख्याल नहीं रखोगी तो कौन रखेगा? आपकी बहू है और आपके बेटे का बच्चा पैदा करने वाली है। मेरी सास ने कहा कि हाँ हाँ बिल्कुल पता है मुझे, तुम जाओ, तुम आराम से अपना काम करो, काम पर ज्यादा ध्यान दो, वापस तो घर ही आना है ना। लेकिन उस दिन रात को मेरी सास और हमजा के बीच बहुत बड़ी लड़ाई हो गई। इतनी बड़ी लड़ाई क्योंकि मेरी सास ने मेरी देवरानी हमजा को कहा कि तुम्हारी माँ बहुत बुरी औरत है और उसका संबंध गैर मर्दों से भी है। वो कोठे वाली तवायब थी और तुम्हारी हरकतें भी बिल्कुल ऐसी ही हैं। वह अपनी माँ के बारे में ऐसी बातें कैसे सुन सकती थी? वह भी बोलने लगी। उसने भी बातें सुनानी शुरू कर दी। यहाँ तक मामला ज्यादा बढ़ गया था। मेरा पति भी आज घर पर नहीं था। थोड़ी देर के बाद हमजा अपने कमरे में चली गई थी। अभी 15-20 मिनट नहीं बीते होंगे, मुझे चीखने चिल्लाने की आवाज आई और मेरी सास हमजा के कमरे से निकली और कहने लगी, देखा देखा, यहाँ से कोई बंदा निकलकर अभी भागा है। यह औरत बहुत गंदी है, बुरा कर्म करती है। औरतें जैसे ही अपने अपने घरों से निकलने लगी, हमजा बाहर आई। उसकी हालत कुछ अजीब सी थी। वह अपने पेट पर हाथ रखकर खड़ी थी और देखते ही देखते वो बेहोश हो गई। मैंने जल्दी जाकर मोहल्ले में ही एक डॉक्टरनी रहती थी,
उसको बुलाने के लिए भागी। मुझे नहीं पता था कि पीछे से मेरी सास ने हमजा के साथ क्या किया, लेकिन जब वापस आई तो डॉक्टर ने उसे चेक किया और कहा, ये तो इस दुनिया में नहीं है, इसका बच्चा भी ठीक नहीं है, ये औरत मर चुकी है। डॉक्टर ने मुझे कहा, ऐसा लगता है उसके पेट में बहुत भारी दबाव पड़ा है, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। मैंने कहा, लेकिन ऐसा क्या हो गया उसके साथ? पता नहीं ऐसा क्या कर दिया मेरी सास ने। और फिर मेरी सास जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगी, एक तो पेट में बच्चा, ऊपर से कई मर्दों को अपने साथ सुलाएगी तो बुरा नहीं होगा तो और क्या होगा। कहने लगी, एक साथ कई आदमियों को घर में घुसाकर रखा हुआ था। मोहल्ले में भी ये बात बड़ी तेजी से फैल गई थी, सब लोगों को पता चल गया और फिर मेरा पति भी आ गया। वह भी हैरान रह गया। अशफाक को अभी तक नहीं बताया गया था, क्योंकि अगर उसको बताया जाता तो किस मुंह से बताया जाता और आखिर क्या बताया जाता, ये सब कैसे हुआ और इन सब चीजों का जिम्मेदार कौन है। वह बेचारा तो पागल ही हो जाता। मोहल्ले वालों को मेरी सास ने फोन करके बुलाया और सबको बताने लगे कि ऐसा ऐसा हुआ है। इतना गंदा काम करती थी मेरे घर के अंदर। हम इज्जतदार लोग हैं, मेरे बेटे को तो इसने न जाने क्या सूंघा दिया है। वह इसके खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलेगा। मैं आंखों देखी मक्खी कैसे निगल सकती थी। उसका पति बाहर गया हुआ था और उसने 2-3 दिन सब्र नहीं किया, अपने यारों को घर में बुला लिया। मैं कमरे में गई तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गई। मैंने कहा कि मेरा बेटा तुमसे इतनी मोहब्बत करता है, तुम उसके वफा के साथ सौदा कर रही हो। मैंने 2-4 बातें क्या सुनाई, मुझे पता नहीं था उसको क्या हुआ। उसने खुदकुशी कर ली। सब लोगों ने ये कहा कि ये तो बड़ी गलत औरत निकली, हम लोग तो उसकी मैयत को हाथ तक नहीं लगाएंगे, और वैसे भी ये औरत इस काबिल नहीं है। ऐसी औरतें बदकार होती हैं, वह भी अपने ही घर में अपने पति के गैर मौजूदगी में। उसने तो बहुत बुरा किया, हम लोग उसके जनाजे में भी नहीं आएंगे। मुझे ये सब समझ नहीं आ रही थी। जो नफरत मेरी सास को देवरानी से थी, वह नफरत अचानक से मोहल्ले वालों को कैसे हो गई थी। ये वही लोग थे जो मेरी सास के जानने वाले थे और वही ये सारी बातें कर रहे थे और मेरी सास के हाँ में हाँ मिला रहे थे। जिनके साथ मेरी सास का अच्छा संबंध था, जिनके घर में मेरी सास का उठना बैठना था, वह उनके घर पर आती जाती थी, उनसे चीजें मंगवाती थी। कभी उनके घर जाती थी, कभी वो लोग हमारे घर आते थे। 3-4 घर उसने बनाए हुए थे और उन्हीं लोगों ने शोर मचा दिया था। उन्होंने धाबा बोल दिया था और मैयत उठाकर बाहर आंगन में रख दी गई थी। सब ने कहा कि कोई मैयत को हाथ नहीं लगाएगा। एक तो जिना, ऊपर से बदकार औरत, ऊपर से खुदकुशी करने वाली ऐसी औरत का हक नहीं बनता कि उसको इज्जत से दफनाया जाए। मेरे पति ने कुछ बोलने की हिम्मत करने की कोशिश की तो सब ने कहा कि अगर आप बीच में पड़ोगे तो आपके साथ अच्छा नहीं होगा। मैंने अपने पति का हाथ पकड़ लिया और उससे कहा कि आप पीछे हट जाइए। वह बेचारी तो इस दुनिया में नहीं रही, मैं आपको खोना नहीं चाहती, क्योंकि आजकल जनता का पता नहीं चलता। लोग जज्बाती हो जाते हैं, अपने घर की फ्रस्ट्रेशन दूसरों पर निकाल देते हैं। क्योंकि बहुत बड़ा तमाशा बन गया था। ऐसा लगता था कि क़यामत आ गई है और मेरा पति कमरे में बैठा था, मैयत बाहर आंगन में पड़ी थी। मेरे पति के हाथ कांप रहे थे। वह कहने लगा कि मैं कैसे बताऊं अशफाक को। मेरे हाथ पैरों में तो हिम्मत नहीं रही। वक्त बीतता जा रहा था, सुबह होने वाली थी। रात के 2-2:30 तो बज ही चुके थे। मेरी सास अपने कमरे में थी। मैं पानी पीने के लिए बाहर गई तो मैंने उनके कमरे में झांक कर देखा, वे सुकून से सो रही थी। मैं हैरान रह गई, ये सब कुछ करके वो कैसे आराम से सो रही थी। लेकिन अभी भी ये समझ नहीं आ रहा था कि अचानक हमजा के साथ क्या हुआ था और वह आदमी कौन था जो घर से भागा था। मेरे पति ने कहा कि अगर हमजा गलती पर थी तो फिर भी उसको मौत के घाट उतारने का हक किसी को नहीं होता। उसने क्यों खुदकुशी कर ली? ऐसा क्या हुआ था? अशफाक आएगा तो हम उसको क्या जवाब देंगे कि बैठे बिठाए इतनी बड़ी क़यामत आ गई थी। हम सारे मुंह में दही जमाकर बैठे रहे। हमें पता ही नहीं चला कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, किस तरह से हम उसको खबर करें। मेरा पति तड़प कर बैठा था। हमें नींद तो नहीं आ रही थी, लेकिन अचानक से हम दोनों की आंख लग गई और फिर हमारी आंख एक शोर पर खुली थी। सबसे पहले जब मेरी आंख खुली तो मैंने आसपास देखा। मुझे पता चला सुबह हो गई है। सुबह की रोशनी फैल चुकी थी, अजान हो रही थी। मेरी सास की आवाज हवा में गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था उसके साथ कुछ बहुत बुरा हो रहा था। वह इतनी बुरी तरह चिल्ला रही थी, इतनी बुरी तरह कि हम सब हैरान रह गए। ये आवाज हमारे घर के बाहर से आ रही थी। हमारा आंगन बहुत बड़ा था, उसके बाद बड़ा सा गेट आता था और बीच में एक छोटा गेट था। मैयत को वहीं पर रखा गया था। किसी ने आगे बढ़कर हाथ लगाने की कोशिश नहीं की थी। लेकिन जब हम लोग बाहर भागे, हम मियाँ बीबी ने सामने का मंजर देखा तो हम लोग भी हैरान रह गए। हमजा की मैयत तो उसी जगह पर पड़ी हुई थी, बिना कफन के, बिना किसी चादर के। लेकिन उसके साथ अशफाक की मैयत भी पड़ी हुई थी। अशफाक भी इस दुनिया से जा चुका था
और उसके पास एक खत भी पड़ा हुआ था। खत में लिखा था कि अपनी अमानत आपके पास छोड़ गया था और आप लोगों ने उसके साथ ये सब कुछ किया। मैं तो अपनी एक जरूरी फाइल घर पर भूल गया था, वही लेने के लिए वापस आया था, लेकिन जब सामने देखा मेरी ही दुनिया लूटी पड़ी थी, फिर मैं जिंदा रहकर क्या करता। उसने सामने बैठे दुकान वाले से पूछा कि मामला क्या हुआ है, तो उसने सब कुछ बता दिया। लेकिन उसके खत में लिखी हुई आखिरी लाइन मेरी सास के लिए किसी सजा से कम नहीं थी। उसमें लिखा था, मुझे मेरी हमजा पर पूरा यकीन है और मैं अच्छी तरह जानता हूँ ये सब कुछ आपने किया है। माँ, मेरी मौत ही आपकी सजा है। मेरी सास पागलों की तरह चिल्ला रही थी। चिल्लाते चिल्लाते उसने ये भी बताया कि मेरी सास ने गुनाह किस तरह किया था। वह चिल्लाने लगी। उसने कहा कि मैंने उसके पेट में लात मारी थी। मैंने बहुत जोर से लात मारी थी। उसके कमरे में कोई आदमी नहीं था, कोई नहीं था। मैंने झूठ बोला था, घर से कोई नहीं भागा था। ये जिना नहीं कर रही थी, उसने जिना नहीं किया था। जो मोहल्ले के लोग आगे बढ़कर बोल रहे थे कि हम उसके मैयत को दफनाने नहीं देंगे, वे सब मेरे ही अपने थे। मैंने उनको सिखाया था और पैसे की लालच दिया था। उस लड़की को कब्र भी नसीब नहीं होनी चाहिए। पता नहीं कब मैं उसे इतनी ज्यादा नफरत करने लगी कि मेरी नफरत इतनी ज्यादा बढ़ गई कि मैं ये भूल गई कि मेरे बेटे की औलाद की माँ बनने वाली है। मेरे बेटे की खुशी है। काश कि मैंने अपने गुस्से को बर्दाश्त कर लिया होता तो आज मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने होता। ये मैंने क्या कर डाला, मैंने क्या कर डाला। वह अपना सर पीटने लगी और बेहोश हो गई। उसके बाद जब उनको होश आया तो वह रजिया बेगम नहीं थी, बल्कि ऐसा लगता था जैसे कोई छोटी सी मासूम सी बच्ची हो, बच्चों की तरह हरकतें कर रही थी। डॉक्टर ने कहा कि सदमे की वजह से उनका दिमाग हिल गया है और ये अब अपने आप को कोई छोटी मासूम सी बच्ची समझने लगी है। उनको घर पर रखना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए उनको पागल खाने में एडमिट करवाना पड़ेगा। मेरे पति के लिए ये सब कुछ बर्दाश्त करना बहुत तकलीफ देने वाला था। उसके भाई की बीवी जिसका बच्चा होने वाला था, उसका भतीजा इस दुनिया से चला गया था। फिर उसके भाई ने भी खुदकुशी कर ली थी। अब उसकी माँ के साथ भी ये सब कुछ हो गया था। मैं बस उसको संभाल सकती थी। मुझे शब्द नहीं मिल रहे थे। मैं किस तरह उसे तसल्ली दूं और किस तरह उसका दुख कम करूं। लेकिन मेरा अपना दुख भी बहुत बड़ा था। हमजा के साथ बहुत बुरा हुआ था। वह अभी जवान थी, उसको मोहब्बत करने वाला उसका पति था, उसकी औलाद इस दुनिया में आने वाली थी, उसकी जिंदगी में कुछ भी गलत नहीं होने वाला था। फिर ये सब कुछ कैसे हो गया था? वही पुरानी नफरत, सास बहू की नफरत। क्यों सास बहू को बर्दाश्त नहीं करती? ये क्यों नहीं सोचती कि ये मेरे बेटे की खुशी है, मेरे बेटे की औलाद की माँ है। मेरी माँ हमेशा कहती है, जिन लोगों को अपने बेटों से प्यार होता है ना, वे बहू को भी बर्दाश्त कर लेती हैं, और जिन लोगों को बेटों से ही प्यार नहीं होता तो वे बहू को भी बुरा ही समझती हैं। यही मामला बेटी और दामाद के लिए भी होता है। जिनको बेटियां प्यारी होती हैं उनको दामाद भी अच्छे लगते हैं। जिनको बेटियां ही प्यारी नहीं होती वे दामादों को भी इज्जत नहीं करते। जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, बहुत बुरा हुआ। अब मेरी सास पागल खाने में है, उसका इलाज करवाया जा रहा है, लेकिन इलाज नहीं हो पा रहा। हमजा और अशफाक की कब्र एक साथ बनाई गई थी। वे तो इस दुनिया से चले गए थे। अब घर में मैं होती थी और मेरा पति होता। मेरा पति भी अब तक नॉर्मल नहीं हुआ है। बेचारा बहुत ज्यादा रोता है, परेशान होता है, बार बार कब्रिस्तान जाता है। मैं भी जाती हूँ, दुआ करती हूँ उन लोगों के लिए। लेकिन इस बीच एक अच्छी खुशखबरी मिली है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मेरा पति कहता है कि अगर बेटा हुआ तो हम उसका नाम अशफाक रखेंगे, अगर बेटी हुई तो हम उसका नाम हमजा रखेंगे। और मैंने उससे कहा है कि हाँ, ऐसा ही करेंगे। मैं आप लोगों से पूछती हूँ, घर में किस तरह का माहौल होना चाहिए बहू बसाने के लिए? क्या मेरे घर का माहौल जान लेने के लिए काफी नहीं था? अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।